हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एकदम मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज आपके हितेश भैया आपके लिए फिर से एक लेकर के आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर, जो कि आज का हमारा जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सब कुछ पहले बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट 2026 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो मॉडल पेपर तैयार करते हैं तो 101% वो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसका रीज़न क्यों है, तो देखिए यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन आपके इसमें जोड़े हुए हैं जो क्वेश्चन आपके भैया क्वेश्चन बैंक के हैं, और जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत बार आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन रेफरेंस बुक के हैं। तो यानी ये मॉडल पेपर आप सभी को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस आए सामाजिक विज्ञान में या फिर हर एक सब्जेक्ट में, तो भैया ये मॉडल पेपर आपको तैयार ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर वाले और वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 नंबर के आते हैं, दोनों की बात इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ होती है कि पेपर हमारा 70 नंबर का होता है, जिसको हमको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। ठीक है, ये चीज़ बेसिक चीज़ होती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और बाकी की सारी चीज़ें ये आप सभी लोग पढ़ सकते हो, हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपका समय ही जाएगा। चलिए, इसके बाद अगर हम डायरेक्ट बात करें तो सबसे पहले हम आपको देखने वाले हैं इसके अंदर के क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो सबसे पहले हम जो प्रश्न देखेंगे वो हमारे हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन भैया जो एक एक नंबर के हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है सबसे पहले किस देश से हुआ था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पर दे रखे हैं और इनमें से भैया एक ही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सर जी भैया जी फ्रांस जो है ना, यहाँ से राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो 1 नंबर आपको मिल गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए भैया, अगला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस जो था वो किस प्रकार का राज्य था। यानी भैया हमारा जो सन 1789 ईस्वी थी उसमें हमारा फ्रांस जो था वो किस प्रकार का राज्य था। तो सिर्फ एक ऑप्शन आपको याद रखना है कि फ्रांस सन 1789 ईस्वी में असीमित राजतंत्र था। कैसा था, असीमित राजतंत्र था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन सभी को बहुत अच्छे तरीके से एकदम तैयार हो गए होंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। यानी भैया जो हिंद स्वराज पुस्तक थी इसको किसने लिखा था, इसको लिखने वाले कौन थे। ठीक है, तो हिंद स्वराज को जो जिन्होंने लिखा था वो आपके थे महात्मा गांधी। किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। इसका मतलब भैया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिसको भी हमसे पहले आंसर देना है, तो भैया जिसको भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो वो हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करे। और अगर आप आंसर दोगे पहले तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि भैया हमें तो क्वेश्चन पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। यानी भैया जो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई थी वो किस डेट को हुई थी और किस सन में हुई थी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसका भैया राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी। एक मिनट, इसका जो भी राइट आंसर है सभी स्टूडेंट हमको कमेंट करके बताएंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 8 अप्रैल 1930 ईस्वी है। ठीक है, या फिर 5 फरवरी 1922 या फिर 9 अप्रैल 1930 ईस्वी। बताइए चौरी चौरा की घटना कब घटी थी। तो इसका आंसर हमें सभी स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्न में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि ज्योतिबा फुले ने, कि महात्मा गांधी ने। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगले क्वेश्चन की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय था भैया, वो आप सभी लोगों का कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, न्यूयॉर्क होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? न्यूयॉर्क होता है, ठीक है। तो जिनको भी नहीं पता है तो भाई साहब पहले ही जान लीजिए, ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो न्यूयॉर्क क्या है कि जहाँ पर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है भैया? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं इसमें से ऑप्शन नंबर जो तीसरा आपका है वो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की चलिए बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि गीत गोविंद की रचना किसकी थी? तो जो गीता गोविंदा थी या फिर गीत गोविंद जो थी ये किसकी रचना थी? तो देखिए जयदेव, रवि राय, समीर और हसरत जयपुरी। तो इनमें से जो भैया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ना, वो आपका जयदेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर जी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, तो निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों का, इसको 100% तैयार कर लेना कि किसकी सबसे अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो देखो पोटास जो होता है ये भी आपका जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, कि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, पोटास और चूना तीनों ही पाए जाते हैं। इस वजह से भैया इनमें से सभी जो होगा हमारा बिल्कुल क्लिक यानी सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झूम कृषि निम्नलिखित किस राज्य में अत्यधिक पाई जाती है? ठीक है, तो किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि उत्तराखंड में कि मिजोरम में? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर झूम कृषि हो रहा है। तो झूम कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? मे भी मिजोरम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि मिजोरम इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से तो मिजोरम ही है, तो हम मिजोरम लगा दे रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो भैया क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो यहां पर अगर हम बात करें कि नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन नहीं है भैया, तो हमारा जो जीवाश्म ईंधन है ना, ठीक है, जो हमारा जीवाश्म ईंधन ये नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, ठीक है। और इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे से एकदम रट लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न नोट करिए 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा क्या होता है प्राप्त होता है या फिर मिल निकलता है तांबा, जहाँ सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि तांबा का निर्माण किया जाता है, वो कौन सा राज्य है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश यानी एमपी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो जो एजेंडा आप लोगों का 21 है इसका संबंध किससे है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए भैया ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर ओजोन क्षरण से है, ठीक है, कि ओजोन क्षरण से है, कि वायु परिवर्तन से है, कि वैश्विक तापन से है, कि सतत पोषणी विकास से है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? बताइए सभी लोग बताइएगा भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत पोषणीय विकास से, ठीक है, यानी एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। और सभी लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन याद करिए भैया 14 नंबर की भारत संघ में, ठीक है, विशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? जल्दी से याद करिए इसको कि भारत संघ में विशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को या फिर संघ को, या फिर राज्य व संघ दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा मे बी संघ को। तो भारत में संघ विशिष्ट शक्तियां जो है ना वो संघ को प्राप्त है मेरे हिसाब से, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जिनको क्वेश्चन आते हैं तो वो सबसे पहले कमेंट कर देंगे, जिनको नहीं आते वो तैयार करेंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन तैयार करिए कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28 हैं कि 29 हैं? बताइए, ये क्वेश्चन हमको कमेंट करके बताइए।
सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट करेंगे एकदम अच्छे से कि 28 हैं संघीय राज्य की 29 हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो भी कमेंट करेगा उसकी कमेंट को हम लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए भैया 16 नोट करिए, याद करिए कि निम्नलिखित देशों से किस देश का, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक है। तो 2016 के अनुसार से भारत से ऊंचा है, ऐसा कौन सा देश था? तो मानव विकास सूचकांक का, ठीक है, जो कह सकते हो प्रतिशत था 2016 के अनुसार भारत से किसका ऊंचा था? तो श्रीलंका जो था उसका बिल्कुल ऊंचा था। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 नोट करिए कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया का जो उत्पादन होता है वो कहाँ से किया जाता है? कहाँ से किया जाता है? कहाँ से किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, या फिर प्राथमिक व द्वितीयक से? चलिए भैया राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से, यानी वस्तु का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया का जो उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र से किया जाता है। चलिए अगला याद करिए 18 नंबर क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो होता है वो किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? फिर से सुनिए, समझिए। जो हमारा सेवा क्षेत्र स्टूडेंट वो किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र जो है ना वो भैया तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नोट करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र विकास का लक्ष्य है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को दर्शाता है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है नियमित कर, दूसरा दे रखा है उपज की उचित कीमत। ठीक है, और 2 ऑप्शन दिखाते हैं आपको। चलिए इसके बाद अगर हम और 2 ऑप्शन की बात करें भैया तो बेहतर मजदूरी और इनमें से सभी, कौन सा भैया बिल्कुल सही ऑप्शन है? तो इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से सभी हैं, इनमें से सभी, बेहतर मजदूरी, उचित कार्य। ठीक है, यहाँ जैसे कि आपने देखा कि नियमित कार्य हो गया, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपज की उचित कीमत, और कह सकते हो यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन था बेहतर मजदूरी, 3 ऑप्शन सही थे। इस वजह से इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नोट करिए कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया? ये कब लागू किया गया? तो देखिए 2005, 2010, 1999 या फिर 2001 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम भैया ये 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को मैंने वो टॉप 20 क्वेश्चन बताए आज की इस क्लास के अंदर, और ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के जो मैंने बताए हैं ना ये आपको डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। और हम आपसे गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपने हमारे द्वारा कराए गए जितने भी मॉडल पेपर हैं अगर आपको समय से देख लिए ना तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये समझिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से हम क्या देखेंगे माय डियर? यहाँ से हम देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी वर्णनात्मक क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 50 नंबर के हिट करेंगे। ठीक है, 50 नंबर के पूछे जाएंगे, मेरे हिसाब से 40 नंबर के आएंगे क्योंकि 10 नंबर का आपके परीक्षा में मानचित्र अलग से आता है। ठीक है, तो 40 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। क्या देखेंगे भैया? लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और ये प्रश्न 4-4 मार्क्स के आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, और जिनको प्रश्न नहीं तैयार हैं वो तैयार जरूर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि पुनः पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनः पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, और इसकी 2 शर्तें भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो जल्दी से इसको तैयार करिए, नोट करिए और तुरंत तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख करना है प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए कि जल दुर्बलता क्या है? इसकी
तीन प्रमुख कारण बताइए, यानी जल दुर्बलता क्या है और आपको इसके तीन प्रमुख कारण हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। एवरी प्रश्न 4 नंबर का है और अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आते हैं और अथवा में एक ही होता है, ठीक है। मतलब एक करना होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, अथवा में एक करना रहता है। तो फिलहाल मैं तो कहूँगा आपको एग्जाम में तो एक करके आना है, लेकिन अभी के लिए तैयारी के लिए आपको सारे तैयार करने हैं, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए ये दोनों प्रश्न आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों भूगोल के टॉप क्वेश्चन है एकदम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच, किसमें, केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 3 आपको विशेषताओं का वर्णन करना है। 4 नंबर मिलेंगे, जरूर तैयार करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद भारत में जाति प्रथा, जो भारत में जाति प्रथा होती है, इसका राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आपको आंसर बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से अब क्वेश्चन आपको आगे तैयार करने हैं। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर एक और है, 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कि वैश्वीकरण क्या है और इसका कोई एक लाभ आप बताइएगा, ठीक है। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद अथवा में एक और प्रश्न आया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके वीआईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों के दोनों प्रश्न आपके वीआईएमपी क्वेश्चन हैं और इसीलिए बोल रहे हैं जो भी स्टूडेंट मॉडल पेपर को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर देखेगा ना, तो वो क्वेश्चन पता चलेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 के पेपर में डायरेक्ट हिट करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां से आपके 4-4 नंबर के तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब यहां से भैया क्या होगा कि आपके स्टार्ट होंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न है वो आपके स्टार्ट होंगे। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि 6-6 नंबर के आते हैं, ठीक है। 6 नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहला कौन सा ऐसा प्रश्न जो आपको तैयार करना है, तो पहला प्रश्न आप तैयार करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। पहला चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद दूसरे चैप्टर का इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद का क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, यानी असहयोग आंदोलन भारत महात्मा गांधी ने क्यों प्रारंभ किया था, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर तैयार अगर तैयार कर लेंगे तो, ठीक है। इवन आप सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, एक भी क्वेश्चन अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आप 95+ जरूर लेकर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए, ठीक है। अथवा में अगर आप दूसरा देखोगे तो पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का प्रकाश डालिए, होने पर प्रभावों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो दोनों आपको तैयार करना है, ये नहीं कि भैया दोनों दे रखे हैं अथवा में तो हम एक ही तैयार करेंगे, नहीं, करके आपको परीक्षा में एक आना है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है तो दोनों हमको तैयार करने हैं, क्योंकि हमको वो प्रश्न पता चल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम क्यों छोड़ें ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को के कोई 3 लाभ बताइए। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो हमारी ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ना, इसके भैया 3 आपको लाभ बताने हैं और 6 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से अथवा में, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न है कि नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये सारे प्रश्न आपको गूगल से, चैट जीपीटी या फिर व्हाट्सएप के एआई ऑप्शन से कहीं से ढूंढ करके इनको जरूर डाउनलोड करके आपको रिसर्च करके जरूर इनको नोट करके तैयार करना है, ठीक है। तभी जाकर के 95+ आप ले आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाले क्वेश्चन में कि विकास की अवधारणा क्या है, यानी विकास की अवधारणा क्या होती है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। और अथवा में क्वेश्चन है कि भारत में तटीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के मुख्य कारण क्या हैं, ठीक है। और इनको आपको क्या स्टूडेंट करना है कि समझाना है, एकदम अच्छे से इसका उत्तर देना है। तो यहाँ तक अगर आपने देखा तो मैंने आपको टोटल 4 नंबर के कितने क्वेश्चन बताए, तो 4 नंबर के टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए और 6 नंबर वाले क्वेश्चन के टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो आज की 8 क्वेश्चन और 6 नंबर की 8 क्वेश्चन, ठीक है। दोनों बड़े अच्छे तरीके से आपको तैयार करने हैं, लेकिन करने इसमें 4 ही होते हैं, 8 तैयार करने हैं केवल आपको, और एग्जाम में केवल आपको 4 ही करने होते हैं, लेकिन तैयार आप 8 के 8 तैयार करेंगे, ठीक है।
चलिए इसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि भैया सर जी हमको ये बताइए कि मानचित्र संबंधी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि मानचित्र के प्रश्न दो संख्याओं में आते हैं, प्रश्न संख्या 9A और प्रश्न संख्या 9B। प्रश्न संख्या 9A में देखिए आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं यानी कि इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, और इससे जियोग्राफी से आते हैं, यानी प्रश्न संख्या 9B में जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं यानी कि भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री यानी इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपके इतिहास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उस स्थान का आपको क्या करना है भैया, नाम बताना है एकदम अच्छे तरीके से, और वो स्थान किस राज्य में है वो आपको एकदम अच्छे तरीके से, जो आपका भारत का नक्शा होता है ना, एकदम अच्छे तरीके से वहाँ आपको दर्शा देना, ठीक है। अब भारत का नक्शा किस तरीके से होता है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। भारत का नक्शा मुझसे बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, फिर भी बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ इस तरीके का होता है, आपको लग रहा होगा सर ने क्या बना दिया, पर कुछ इसी तरीके का होता है। इसको थोड़ा अच्छे से मैं अगर बनाऊंगा तो पूरा बनेगा, ठीक है। मैं बना लेता हूँ लेकिन यहाँ छोटी सी जगह है, बट नहीं बन रहा है फिलहाल। किस राज्य में, अब जैसे पहले मान लीजिए यहाँ पर आपका वो राज्य है, ठीक है, तो इस राज्य में इस स्थान पर वो आपका पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्ताव किया गया था, तो यहाँ पर आप भर के यहाँ पर डाल देंगे जो भी उसका नेम है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसको बताइए। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया गया था, वो कौन सा स्थान था। 4 नंबर है कि वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है वो कौन सा स्थान था। 5वां क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इवन ये 5 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इनके आंसर तो एटलीस्ट आपको एक बार जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। और जिनको मानचित्र में पूरे नंबर लाने हैं ना, तो एक काम करना कि मानचित्र में आप लोग केवल मानचित्र को भरना सीख लेना, ठीक है। मानचित्र को भरना सीख लेना। अगर आपको वीडियो नहीं पता कि कहाँ से देखनी है तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप मानचित्र को भरना सीखेंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को भरेंगे तो इन प्रश्नों को प्रैक्टिस भी करेंगे, तैयार भी करेंगे। समझ में आया। चलिए इसके बाद 9B अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके भूगोल के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भैया यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन से दिख रहा है ना, ये आपके भूगोल के क्वेश्चन है यानी कि जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी यानी भूगोल के पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का इस चिन्ह द्वारा नाम आपको दर्शाना है, ठीक है। दूसरा है कि महानदी पर निर्मित एक बांध जो है उसको आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तीसरा क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उसको चिन्ह द्वारा, इस वाले चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद नर्मदा नदी पर जो बना एक बांध है उसको कुछ इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, चिन्ह द्वारा इस वाले नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि भूगोल के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मैप वाले रिलेटेड, मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सारे कवर हो चुके हैं। और इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर एकदम अच्छे तरीके से समझा, एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया। इसके हर एक क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट एकदम अच्छे से तैयार कर लेता है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 95+ वो बोर्ड एग्जाम में ईजिली लाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।